नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, बरतानिया का एक ऑटो जर्नल है यूरोस्टार, हाँ जी, यूरो मास्टर। उसने एक राइटअप लिखा है जिसमें उसने ये आदाद व शुमार दिए हैं कि हिंदुस्तान अभी दुनिया का तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मेकर बन गया है। अब उसमें हकीकत में उसने सिर्फ 4 व्हीलर्स की बात की है और 4 व्हीलर्स के बारे में उसने ये बताया है हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है। उसमें यूरो मास्टर ने ये बताया है कि इस साल 42.5 लाख यानी 4.25 मिलियन जो है गाड़ियाँ 4 व्हीलर्स हिंदुस्तान में इस साल बिकी। अच्छा, उसमें जो है वो दूसरी गाड़ियाँ यानी ट्रक, ट्रेलर, बसेस वगैरह नहीं आती है। वो हमने आपको बताया था, उस हिसाब से तो 2 करोड़ 20 लाख गाड़ियाँ बनी हैं, लेकिन ये सिर्फ 4 व्हीलर का उसने नंबर दिया है कि 42.5 लाख गाड़ियाँ इस साल बिकी हिंदुस्तान में। अच्छा, ये सब जो है इन बेसिस पर है कि हिंदुस्तान की जो आबादी है ना, उसके सिर्फ 8.5% जो लोग हैं उनके पास 4 व्हीलर हैं। यहाँ पर क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदुस्तान जो है ना, मिडिल इनकम ग्रुप जो है ना वो हिंदुस्तान में है दुनिया में सबसे ज़्यादा। और जो मिडिल इनकम ग्रुप वाले हैं वो ज़्यादातर 2 व्हीलर पे भरोसा करते हैं। क्या है, उससे 2 तरह का फ़ायदा होता है। एक तो आने जाने में ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी मिल जाती है और दूसरे उसमें फ्यूल का ख़र्चा कम होता है। कम से कम अभी जैसे मोटरसाइकिल है वो तो 50-60 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल दे देती है, और उसके बदले में कार में तो 10 या 12 मुश्किल से किलोमीटर मिलता है। इस वजह से भी बहुत सारे जो मिडिल इनकम ग्रुप वाले हैं वो 2 व्हीलर ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान में ज़्यादा 2 व्हीलर हैं। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता वो लोग ग्रेजुएट होते जा रहे हैं, 2 व्हीलर को छोड़कर वो साथ साथ 4 व्हीलर भी ख़रीद रहे हैं। अभी 8.5% है। अच्छा, इसके साथ ये जो 1-2 सालों से जो एक नया चलन निकला है हिंदुस्तान में, यानी जिसमें हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस ऑफ पोल्यूशन वो जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो लोग बिजली की गाड़ियों को फोकियत दे रहे हैं बनिस्बत फॉसिल फ्यूल की, यानी डीजल या पेट्रोल की गाड़ी के। अब उसमें 2 व्हीलर भी आ गए तो साथ साथ 4 व्हीलर भी आ गए। तो 4 व्हीलर में भी जब भी इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ आ रही हैं तो हम कह सकते हैं कि एक तो गवर्नमेंट इनके ऊपर ख़ासी सब्सिडी दे रही है और उसके साथ साथ लोगों में ये अवेयरनेस भी आती जा रही है और लोग जो हैं वो ग्रेजुएट भी कर रहे हैं 2 व्हीलर के साथ साथ, यानी अलॉन्ग साइड। ऐसा नहीं है कि 2 व्हीलर को डंप कर रहे हैं। बहुत सारे शहरों में तो ये हालत है कि एक घर में 5 अफराद अगर रहते हैं, उनमें वो ख़वातीन भी आ गई, बेटी है, बहन है, उनके पास भी अपनी अपनी एक 2 व्हीलर रहती है, वो किसी की मोहताज नहीं होती। तो इसी तरह अभी घर में सब घरों में मोस्टली मिडिल इनकम ग्रुप वाले जो है ना वो भी अभी ग्रेजुएट करके एक 4 व्हीलर ले रहे हैं। नाजरीन, वो एक अंग्रेज़ी का एक टर्म है वार ऑफ नर्व्स। अगर हम उसके बारे में या उसको पाकिस्तान पे अप्लाई करके देखें तो इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही के बीच में ये जो गुज़िश्ता कई दिनों से एक किस्म का वार ऑफ नर्व्स चल रहा था, तो हम कह सकते हैं यकीन के साथ
कि उसमें पहली जो है ना ब्लिंक किया है, आंखें जो है झपकी हैं वो इमरान खान ने, यानी उसने अपनी हार मान ली है। क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से हम सुन रहे थे कि इमरान खान कहते थे कि सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए कि वो जनरल इलेक्शंस कराए। पहले तो वो कह रहे थे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दोनों सूबों के जो उनके पीटीआई के अपने जो एमपीएस हैं उन सबको इस्तीफ़े दिलाए जाएं। फिर उन्होंने कहा कि ये दोनों सूबे जो हैं वो उनकी असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। तो इस बीच में जो है चौधरी परवेज़ इलाही के पास मलिक रहमान गवर्नर का लेटर आ गया और फिर उसको डी नोटिफाई किया गया एज अ चीफ मिनिस्टर। फिर वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने उसके ऊपर जो है स्टे दे दिया। अभी वो उसको 11 तारीख को परवेज़ इलाही को ट्रस्ट वोट लेना था और उससे पहले ही परवेज़ इलाही ने सीधी ना कर दी इमरान खान को कि मैं ये ट्रस्ट वोट नहीं लेने वाला, जिसके बारे में पहले तो इमरान खान बहुत नाराज़ हुए। लेकिन अभी जो है लग ऐसे रहा है कि वो घूम फिर कर जो चौधरी परवेज़ इलाही चाहते हैं वहाँ पर उनका भी अपना नुक्ते नज़र वहीं पर ही पहुँच गया है। वो भी ऐसा ही चाहते हैं कि ये एक किस्म की बेवकूफ़ी होगी अगर हम इस वक्त में दोनों असेंबलियों के जो उनके अपने मेंबरान हैं उनको इस्तीफ़े दिला दें, या फिर क्योंकि उन्हें मालूम है कि मालूम पड़ गया है, हम कह सकते हैं कि सरकार उनके दबाव में नहीं आने वाली। और क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो सरकार को सपोर्ट कर रही है और वो कुछ भी हो जाए, भले ये इस्तीफ़े दे भी देना तो इनके हाथ से हुकूमत तो जाएगी ही। उन दोनों सूबों में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा और फिर जब तक इलेक्शन होंगे 6 महीने के बाद तो तब तक लोग इमरान खान को भूल चुके होंगे। इसलिए अभी इमरान खान जो है चौधरी परवेज़ इलाही के इस कहने से मुत्तफ़िक दिखाई दे रहे हैं कि हमें फ़िलहाल इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए और असेंबली को तहलील नहीं करना चाहिए। ये अलग बात है कि इमरान खान ने अपने जो उसके ख़ास मुशीर हैं उनको कह दिया है कि जो भी एमपीएस हैं उनको वो अपने कंट्रोल में रखें, अपने राब्ते में रखें, लाइजन में रखें, ताकि अगर कभी भी मूड हो और हम ट्रस्ट वोट लेना चाहें तो वो फिर मुकर न जाएं। लेकिन फ़िलहाल वो इमरान खान इस बात के हामी हो गए हैं कि हमें ट्रस्ट वोट नहीं लेना है और वो चाहते हैं कि भले ये कोर्ट में केस चले, क्योंकि अभी तो 11 तारीख तक उनको स्टे मिला हुआ है और ये कोई आखिरी तारीख नहीं है। इसके बाद फिर उस पर कई पेशियाँ हो सकती हैं गवर्नर कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में। फिर वो लाहौर हाई कोर्ट कितनी पेशियों के बाद ये डिसाइड करती है और क्या डिसाइड करती है। अगर उसने ये ज़िद किया कि हमें ट्रस्ट वोट लेना पड़ा तो फिर हम ट्रस्ट वोट भी ले लेंगे, और अगर नहीं किया तो हम इस तरह चलते रहेंगे, हमारी हुकूमत भी रहेगी और इस तरह हम लोगों का काम भी कर सकेंगे। वो जो जैसे परवेज़ इलाही कहता था कि उन्होंने बहुत सारे पैसे रिलीज़ कर दिए हैं तरक्याती कामों के लिए और वो चाहते हैं कि लोग उनकी तरक्याती कामों के ऊपर जो तरजीहात हैं उसको लोग देखें, मुलाहज़ा फरमाएं और फिर उसका फ़ायदा आइंदा जो इलेक्शन हो उसमें उनको वो फ़ायदा हो उसका। ये अलग बात है कि दोनों किस्म के इज़हार ख़याल के ग्रुप बन चुके हैं पीटीआई के अंदर ही। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि जैसे कि मुल्क की मईशत ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है तो आगे चलकर जब भी इलेक्शन होगा तो हो सकता है कि हमें उसका कसूरवार समझा जाए। इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम हुकूमत से निकल जाएं और सरकार के ऊपर ज़ोर डालें ताकि वो जल्द से जल्द इंतखाबात करवाएं। नाज़रीन, इससे तो ये लगता है कि इमरान खान इस वक्त एक दोराहे पर खड़े हैं
वो कुछ सही फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था हम असेंबली तहलील करवाएंगे, अभी वो घूम फिर कर इस बात पर आ गए हैं कि ज़रूरत नहीं है असेंबली तहलील करने की। तो इसका मतलब ही इज़ इन टू माइंड्स एंड कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज़ द बेटर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर पीटीआई इन दिस टाइम। अच्छा, इसमें फिर क्या हुआ है, अभी इस बीच में जो पीटीआई के टर्न कोर्ट्स थे, यानी जहांगीर तरीन ग्रुप या अलीम खान ग्रुप, जो हकीकत में तो खासे असरदार हैं अपने अपने हलकों में वो, लेकिन ये जो ज़मनी इंतखाब हुए 2-3 महीने केवल पंजाब की 16 सीटों पर जो जिनको डिसीट किया गया था, तो उनको उसमें वो खड़े थे नून लीग की टिकट पर और वो सभी हार गए थे। तो उस वक़्त के बाद नून लीग वालों का जो मौक़िफ़ ये बन गया है कि ऐसे जो टर्न कोर्ट्स हैं या लोटे हैं उनको आइंदा इंतखाबात में नून लीग की तरफ से टिकट न दिया जाए। अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि या तो फिर वो अपना एक अलग से ग्रुप बना ले, या मतलब अलग से एक पार्टी बना ले और उसकी तरफ से वो इलेक्शन में हिस्सा ले, या फिर वो चाहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने फिर भी ये जो ज़मानी इंतखाबात हुए उसमें अपना कुछ काम दिखाया, क्योंकि नेशनल असेंबली में भी उसने 9 सीटों में से 2 सीटें लेके दिखाई। एक वो मुल्तान से जो था और उसको हरा दिया, शाह महमूद कुरैशी की बेटी को हरा दिया, और दूसरा जो है कराची से भी पीपल्स पार्टी जीत गई इमरान खान को हरा कर। तो अभी वो इसीलिए ये सोच रहे हैं कि नहीं तो फिर हम क्यों ना अच्छा हो अगर हम पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएं। लेकिन ये क्या है सर जनाब, ये चर्निंग होता रहेगा जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। लोग मुख्तलिफ सिनेरियोस पर बहस मुबाहिसा करते रहेंगे, और जब इलेक्शन या नामिनेशन पेपर भरने का वक्त आएगा उस वक्त की जो सूरत हाल होगी उसको ध्यान में रख के और सब लोग अपने अपने मुफाद में जो फैसला करना चाहेंगे वही करेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।